एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से कि इस पूरी दुनिया में बहुत प्रकार के इंसान होते हैं। कोई जीतना चाहता है तो कोई किसी चीज़ के लिए पागल है तो कोई दूसरों की चीज़ को चुरा कर खुश है। पर वो इंसान सबसे ज़्यादा अलग था। वो इंसान दूसरों के साइलेंस को सुनना चाहता था और नेचर की आवाज़ को महसूस कर सकता था क्योंकि वो स्पेशल था। एंड वो इंसान था हमारी कहानी का मेन लीड ताइफून। वो एक फिल्म शूटिंग साइट पर फूल बेचने के लिए आया था। वहाँ पर किसी से एक पॉट नीचे गिर जाता है तो वो उस पॉट को बचाने के लिए खुद पानी में गिर जाता है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो शर्टलेस था एंड सारी लड़कियाँ उसकी हैंडसमनेस की दीवानी हो जाती है क्योंकि उस समय पर वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। आगे हम टीवी में एक ऐड देखते हैं जिसमें IM कंपनी का डायरेक्टर कांग ही चुल कह रहा था कि हमारी कंपनी में इंटर्न्स की ज़रूरत है। एंड यही कहानी का सेकंड मेल लीड है। उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चीना जा रही थी पर उसका पाला ताइवुन से पड़ जाता है। ताइवुन अभी गोबर साफ कर रहा था तो चीना का पैर सीधा गोबर पर ही आता है। ताइवुन अभी म्यूज़िक सुन रहा था तो चीना कहती है कि ए गोबर, तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है। यह सुनकर तो ताइवुन जल्दी से उसके पैर से गोबर हटाने की ट्राई कर रहा था एंड कुछ इस तरह से वहाँ पर एक लड़की गुजरती है तो वो ये नज़ारा देखकर कहती है कि कितने थरकी लोग हैं ये। चीना भी ये बात तो सुन लेती है। चीना अपने इंटरव्यू का दिन बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ताइफून को गालियाँ देते हुए वहाँ से चली जाती है। इन कंपनी के वॉशरूम में आकर अपने जूते साफ कर रही थी। वहाँ पर एक मेड आकर कहती है कि लगता है कि ये मिस्टर पनौती का गोबर है। चीना कहती है कि क्या कहा। मेड कहती है कि क्या तुम मिस्टर पनौती को नहीं जानती हो, लगता है कि तुम इस कंपनी में नहीं आई हो। वो मेड वहाँ से जाने लगती है तो चीना कहती है कि रुकिए ज़रा, मुझे भी मिस्टर पनौती के बारे में जानना है। तो मेड ताइफून को दिखाकर कहती है कि वो रहा मिस्टर पनौती। उस वक्त पर ताइफून गोबर को सूंघ कर उसकी स्मेल से सेटिस्फाई हो रहा था। दो लड़कियां उसे देखकर उल्टी जैसा मुंह बनाने लगती है। फिर चीना अपने इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो कहती है कि चीना, भूल जाओ इस बात को और तुम्हें अपना बेस्ट देना है। वहाँ पर वही लड़की आती है और कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो कि अभी अभी उस थरकी लड़के के साथ थी। तो चीना ये देखकर फ़ोन आने का नाटक करने लगती है एंड वहाँ से चली जाती है। फिर इन सभी का इंटरव्यू लिया जाता है। इस इंटरव्यू में वो लड़की भी मौजूद थी। इंटरव्यूअर उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को 1 घंटा में देता हूँ, तुम्हारे पास एक बॉक्स है एंड उस बॉक्स में से जो भी चीज़ निकलती है उसके बारे में तुम्हें एक ऐड बनाना है और हमें बताना है कि इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। चीना के बॉक्स में से एक चम्मच निकलती है। चीना सोचने लगती है कि अब मैं इस चम्मच क्या करूँगी, पर वो अपना कैमरा लेकर पूरी कंपनी में पहले तो घूमती है एंड बाद में बाहर आ जाती है। बाहर वो देखती है कि ताइफून पावड़ा लेकर कुछ कर रहा है। उसे ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है तो वो उसके पास जाती है एंड कहती है कि और जोर लगा कर करो। वो तो उसके कपड़े निकाल कर कहती है कि जल्दी से जो तुम कर रहे थे वो करना स्टार्ट कर दो। ताइफून भी उसकी बातों में आ जाता है एंड ज़ोरों शोरों से काम करने लगता है। चीना कहती है कि परफेक्ट। ताइफून तो काम करते करते थक जाता है। चीना कहती है कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम जो कर रहे थे वो फिर से करना स्टार्ट कर दो। उसको तो ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। चीना जब जा रही थी तो उसके कपड़ों में एक मकड़ी लग जाती है। आगे चीना अपना इंटरव्यू दे रही थी। वो बंदूक दिखाकर सभी लोगों से कहती है कि हैंड्स अप और मेरे ऐड को तुम लोग ध्यान से देखो। उस ऐड में चीना ने दिखाया था कि हमारी ज़िंदगी में चम्मच का क्या महत्व होता है एंड उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो बनाया था। अब डायरेक्टर कांग कहता है चीना से कि तुमने काफ़ी मेहनत की है वीडियो बनाने में, पर जो लास्ट वाला था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। चीना जिस मकड़ी को अपने साथ लाई थी वो मकड़ी डायरेक्टर कांग के टेबल पर गिर जाती है तो उसे देखकर एक एम्प्लॉय डर जाती है। उसके बाद तो एक के बाद एक एम्प्लॉय सारे डरने लगते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहे थे तो चीना उसे अपने हाथ से एक ही झटके में मार डालती है। फिर वो अपने ही किए पर शर्मिंदा हो रही थी पर सभी लोग तो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। डायरेक्टर कांग कहते हैं कि चुप रहो, ये इंटरव्यू है, तुम सभी लोग कर क्या रहे हो। फिर वो चीना से कहता है कि अच्छा तो तुमने हम्बोक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। चीना कुछ बोलने के लिए चाहती पर उससे पहले ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है जो कि मिस्टर पनौती यानी कि ताइफून ही कर रहा था। ताइफून कहता है कि मेरा बेटा कांग चोंग कहीं खो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, वो एक मकड़ा था, उसके बहुत सारे बाल थे और पैर थे। ये लोग कहने लगते हैं कि ये मिस्टर पनौती यहाँ पर फिर से आ गया।
ताइफून कहता है कि मेरा मकड़ा कभी भी किसी पर हमला नहीं करता, तो प्लीज़ आप लोग भी उसे मारना मत। पर उस बेचारे कांगचोंग का तो राम नाम सत्य हो गया था। डायरेक्टर कांग कहते हैं कि जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। ताइफून आता है एंड कांगचोंग चिल्ला रहा था। जब वो अपने कांगचोंग का ऐसा हाल देखता है तो वो कहता है कि मेरी कांगचोंग। डायरेक्टर कांग कहते हैं कि माफ़ करना, पर हम इसका कंपनसेशन ज़रूर देंगे तुम्हें। पर ताइफून उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता एंड कांगचोंग को बड़े प्यार से ही ले जाने लगता है। जीना बेचारी तो दुखी हो जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू इतना ख़राब हो गया था। आगे वही लड़की इंटरव्यू देने के लिए आती है एंड उसका नाम था हाइमी। कंपनी के बाहर ताइफून अपने बेटे कांगचोंग का अंतिम संस्कार कर रहा था। वो कहता है कि कांगचोंग अपने डैडी को माफ़ कर देना, डैडी तुम्हें बचा नहीं पाए। वहाँ पर जीना आती है एंड उस पर चिल्लाने लगती है कि ये बस एक छोटी सी मकड़ी ही तो है, तुम इतना बवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए ये इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट था, पर तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ताइफून उसकी ओर भोली शक्ल बनाकर देखता है तो जीना का गुस्सा 1 मिनट में ही शांत हो जाता है। वो कहती है कि देखो, तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। जीना वहाँ से जाने ही वाली थी पर देखती है कि डायरेक्टर कांग तो इसी तरफ देख रहे हैं, इसीलिए वो ताइफून को साइड में हटाकर ऐसे चिताने लगती है जैसे कि कांगचोंग की मौत पर उसे तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा हो। ताइफून को वो एक झूठी कहानी सुनाने लगती है कि हमारे पड़ोस में एक कुत्ता था, वो मर गया तो हम उसे पहाड़ों में बरी कर आए, उसके बाद वो एक प्यारा सा फूल बन गया। ताइफून को तो उसकी बातें सच लग रही थी। वो कहता है कि जीना, अच्छा तो तुम्हारा नाम जीना है। कांगचोंग के सारे भाई चले गए पर कांगचोंग नहीं गया क्योंकि वो शर्मिला था, इसलिए मैंने उसे अपने पास ही रखा और एक बेटे की तरह मैंने उसे पाला। जीना कहती है कि अच्छा, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रिलेशनशिप है। फिर ताइफून कहता है कि जीना, तुम ना मेरी दादी जैसी लगती हो, क्योंकि मेरी दादी माँ भी हमेशा ही मेरी कहानियाँ इसी तरह से सुनती थी जिस तरह से तुम आज सुन रही हो। जीना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? अब जीना अपने मतलब की बात पर आती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? कंपनी के अंदर जीना ने इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया था तो सारे लोग उसे रखने की बात कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर फिर से अनाउंसमेंट स्टार्ट होती है कि मैं कांगचोंग का पिता बोल रहा हूँ, मेरा बेटा अब स्वर्ग में चला गया है और मेरे बेटे की मौत के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। आगे जीना भागते हुए आ रही थी पर वो देखती है कि इंटरव्यू तो ख़त्म हो गया है। फिर कोई आता है और कहता है कि डायरेक्टर कांग तुम्हें बुला रहे हैं। जीना जब वहाँ पर जाती है तो डायरेक्टर कांग कहते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, उसको कन्विंस कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं तुम्हें जॉब पर रखता हूँ। यह सुनकर जीना तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर हाइमी आ जाती है तो डायरेक्टर कांग कहता है कि हमारी कंपनी में एक ही एम्प्लॉय की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 3 महीने तक काम करो और जिसने भी अच्छा किया है मैं उसको रख लूँगा एंड दूसरे को आउट कर दूँगा। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों बाहर जाने लगती है एंड बाहर जाने में भी कंपटीशन कर रही थी। भागते हुए हाइमी सीधा एलिवेटर में चढ़ जाती है। जीना के लिए जगह नहीं थी तो वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है एंड कंपनी के बाहर भी आकर वो कह रही थी कि कौन पहले जाएगा एंड इसी कंपटीशन में आखिर में ये फैसला आता है कि दोनों ही एक ही साथ में कंपनी के बाहर निकलती है। दोनों ही फिर हंसने लगती है। हाइमी कहती है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आगे ब्लैक कार आती है हाइमी को लेने के लिए तो ये देखकर जीना देखती है कि उस गाड़ी के पीछे भी एक ब्लैक कार आ रही है तो वो सीधा उस कार में चली जाती है एंड वो कार थी IM कंपनी के चेयरमैन की कार। वो उन्हें कहती है कि बस प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप रहना। जब हाइमी वहाँ से चली जाती है तो जीना कहती है कि थैंक यू आपकी मदद करने के लिए, आप बेस्ट हो। वो उसे मक्खन लगा कर वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम वो सोच रही थी कि मेड ने उसे कहा था कि मिस्टर पनौती इसलिए पनौती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है पर वो डेटिंग से दूर रहता है। उसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है पर लड़कियां उसके पास आती है पर वो उन्हें दूर भगा देता है। इतना ही नहीं, मिस्टर पनौती का पाला जिससे भी पड़ जाता है उसकी ज़िंदगी में भी बदकिस्मती शुरू हो जाती है। जीना इसी बातों को याद करते हुए कहती है कि ये कितना वियर्ड कैरेक्टर है। ताइफून का घर IM कंपनी के बाजू में ही था। उसका घर तो पूरा फूलों से सजा हुआ था। फिर वो अपने एक सीक्रेट बगीचे में जाता है। ताइफून की एक आदत है कि रोज़ म्यूज़िक सुनते हुए उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता है।
जीना अपने घर पर थी एंड टीवी देख रही थी। उसमें हंगुक यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज़ चल रही थी। तो जीना याद करती है कि डायरेक्टर कांग ने कहा था कि तुम क्या हंगुक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आई हो। एक्चुअली ना ये एक मिस्टेक थी। जीना उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही ताइफून ने अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से वो डायरेक्टर कांग को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो इसी बातों को सोचकर डर रही थी कि जब उसे सच का पता लगेगा कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके नहीं आई हूँ तो तब क्या होगा। सभी लोगों को तो यही लगेगा कि मैं झूठे एविडेंस के साथ यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उसकी माँ का उसे बार बार कॉल आ रहा था पर वो पिक ही नहीं करती। वो पुरानी बातों को याद करती है कि उसकी फैमिली में पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। वो लोग रेस्टोरेंट चलाया करते थे। जीना पढ़ाई कर रही थी पर बार बार उसे फूड डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ता था। इसलिए वो अपनी माँ से गुस्सा हो गई कि माँ, आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रही है मैं तो इस तरह से बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती हूँ। इसलिए वो बड़ी होकर अपने घर को छोड़कर सोल सिटी में रहने के लिए आ गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइमी के डैड और डायरेक्टर कांग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। डैड कहते हैं कि क्या मेरी बेटी अच्छा कर रही है, तो हाइमी कहती है कि आप मेरी बिल्कुल भी मदद मत करना, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। तो हाइमी के डैड हीचुल यानी कि डायरेक्टर कांग से कहते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो हीचुल कहता है कि क्यों नहीं, वो मेरी बहन जैसी है। यह सुनकर हाइमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाइमी डायरेक्टर कांग को कुछ ज़्यादा ही मानती थी। जीना रात में सो रही थी, उसके पास कुछ ऑक्टोपस जैसी चीज़ आ रही थी एंड जीना जीना जला रही थी। जीना तो उसे देखकर डर ही जाती है। वो कहती है कि ये कूल है ना, मैं आज ना जल परी बनी हूँ क्योंकि मैं अम्यूज़मेंट पार्क में काम करती हूँ। जीना कहती है कि मालसूक, तुम जल परी नहीं पर डायन लग रही हो। तो मालसूक उसे कहती है कि इस पूरे सोल सिटी में मैं ही तुम्हारी अकेली दोस्त हूँ और रूममेट भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और तुम्हारी माँ का मुझे कॉल आया था कि तुम उसके कॉल का आंसर नहीं कर रही हो। जीना कहती है कि छोड़ो ना इस बात को। अगले दिन सुबह सुबह ताइफून कहीं जा रहा था। जीना भी कंपनी के लिए निकल पड़ती है एंड जीना ताइफून को गोबर उठाते हुए देख रही थी। वो तो ताइफून को देखकर अपना रास्ता ही बदल लेती है। वो अगले दिन डरते हुए कंपनी में आती है कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए। वहाँ पर ताइफून भी अपने फ्लावर्स डिलीवरी करने के लिए आया था। वो जीना की ओर पॉइंट करके कहता है कि ये फ्रॉड है। जीना तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड एपिसोड 1 यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।